पनामा लीक के इस खुलासे ने जिस तरह से पूरे विश्व में एक तरह से हलचल हंगामा ला दिया है, उसी की दूसरी तरफ हम ये आज बताना चाहते हैं, खासकर उन दर्शकों को जो इतनी बड़ी रकम को आखिर क्या वजह होती है कि देश में ना जमा करके जो कर चोरी के लिए बाहर करना पड़ता है, और भारत में किस तरह के कर सुधार किए गए हैं कि इस पर रोक लगाई जा सके। इन तमाम मसलों पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए एस खान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, जो फॉर्मर मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका खान साहब। खान साहब, सबसे पहले 77 से लेकर 2016 तक के खुलासे हो रहे हैं ये, और 40 साल तक ये हो रहा था। इसको आप मतलब एक देश की नज़र से किस तरह से देखते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स चोरी में टैक्स हेवन्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, और ये टैक्स हेवन्स जो हैं ये मोस्टली फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं इंग्लैंड की और अमेरिका की, जो कि कैरिबियन में हैं, और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स वगैरह वगैरह। इस सब्जेक्ट पे जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं हमेशा, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ की टैक्स अथॉरिटीज़ हमेशा ये मसला उठाते रहे हैं कि जो कानून वहाँ लागू होते हैं उनके तहत इंफॉर्मेशन अपने मुल्क में लाना मुमकिन नहीं है। 2008 से इसमें एक चेंज आई। 2008 में जो इंटरनेशनल मेल्टडाउन हुआ उसके बाद, और ख़ास तौर से टेररिज्म की फंडिंग से रिलेटेड जब इशू खड़े हुए, तो यूएस और ओईसीडी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी इस मामले में इंटरेस्ट लेना पड़ा, मजबूर हुए वो इस बात पे इंटरेस्ट। तो अब आप अगर देखें तो 2008 के बाद से जो है एक ये एफर्ट इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है कि ये जो टैक्स हेवन्स हैं इनसे इनको बंद किया जाए, टैक्स ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बढ़ाई जाए, वगैरह वगैरह। तो ये उसी का एक स्टेप ये है कि इंडिया भी उसमें शामिल है। G20 और ओईसीडी कंट्रीज़ ने मिलके जो लोगों ने पहल की है, मल्टी कन्वेंशनल किया है। तो उसमें ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एक मुद्दा है, वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, प्रॉब्ली अगले साल से इंप्लीमेंट होगा। तो ये जो अभी आप जो देख रही हैं ये एक्चुअली पेपर्स नहीं है, ये डिजिटल डेटा है, और ये डेटा आप समझिए गीगाबाइट्स में ये एक टैक्स हेवन की एक लॉ फर्म का है। ऐसे 67 टैक्स हेवन्स हैं, उसमें कितनी लॉ फर्म्स हैं, उनके कितने क्लाइंट्स हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ एक टैक्स हेवन की एक लॉ फर्म के ये क्लाइंट्स हैं, जिनके आप करीब आप समझिए 2,40,000 कंपनियां इन्होंने बनाई हैं। और ये कंपनियां सिर्फ पनामा में नहीं है, ये तो पनामा की लॉ फर्म है। इस लॉ फर्म के 40 मुल्कों में ब्रांचेस हैं, और उन मुल्कों में इन्होंने जो है वो टैक्स हेवन्स में इन्होंने कंपनियां क्रिएट करी हैं। एक सवाल और खान साहब है, इसमें जो नाम आए, अगर 500 नामों की बात करें जिसमें से 300 घोषित कहे जा रहे हैं, भारत की अगर बात करें, तो बहुत से लोग अभी ये कह रहे हैं कि उनका नाम है लेकिन गैर कानूनी नहीं है। तो क्या जितना पैसा इसमें जमा किया गया है, जितना निवेश है, जो खुलासे, सब कुछ गैर कानूनी है या कुछ कानूनी भी है? नहीं, देखिए, ये एक साथ कह देना कि सब कुछ गैर कानूनी है मुमकिन नहीं है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि इसकी जांच की जा रही है। लेकिन देखिए, ये जो सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं कि हमने आरबीआई के जरिए भेजा है और हमने इनकम टैक्स में बता दिया है इसलिए सब कुछ खुला हुआ है, ये इतना आसान नहीं है। क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत हमने 25,000, शुरू में $25,000 की परमिशन थी, बाद में वो बढ़ के 2.5 लाख हो गई, उसमें भेजा गया, मुमकिन है उसके जरिए भेजा गया। लेकिन ये तो भेजा गया मतलब कंपनी को शुरू करने के लिए। उसके बाद वो उस कंपनी ने क्या किया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने दिन वो एग्जिस्टेंस में रही, उसकी क्या इनकम हुई, वो इनकम कहाँ डिस्क्लोज करी गई, ये तो जांच का मुद्दा है। तो महज ये कह देना कि जब हमने पैसा पहली बार भेजा था तो वो एक्सप्लेन था या वो आरबीआई की परमिशन के तहत था, अगर था भी तो वो काफ़ी नहीं है। वो पैसा वहाँ काहे के लिए ले जाएगा? किसी बिजनेस के लिए ले जाएगा। आफ्टर ऑल, अगर जेन्युइन बिजनेस करनी थी तो जेन्युइन बिजनेस जो है जेन्युइन कंट्री में होती। एक थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी कंट्री में एंटिटी क्रिएट करके उसके जरिए एक चौथे मुल्क में जो है बैंक अकाउंट खोल के, तो ये इतना आसान नहीं है। और ये फर्में सिर्फ पेपर्स पे ही रहती हैं? जनरली यही होता है, जनरली लेयरिंग करते हैं, एक जगह एक फर्म बनाएगी। अच्छा, इन पनामा वगैरह जो ये कंट्रीज़ हैं इसमें ड्यू डिलिजेंस नहीं होता, इसमें कॉर्पोरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना के बराबर है। तो लिहाजा आप किसी को भी डायरेक्टर बना सकते हैं आप, जब किसी को हटा भी सकते हैं, हाँ, उस कंपनी यही लॉ फर्म्स जो हैं यही अपने आदमी को डायरेक्टर बना देती हैं। तो सिर्फ आपकी बैंक चेक साइन करने की अथॉरिटी मेरे पास रहेगी, बाकी सारा काम वो कर लेंगे, एनुअल रिपोर्ट बनालेंगे, बुक्स अकाउंट किसी और कंट्री में रख देंगे। तो ये तो मल्टी लेयरिंग का बहुत पुराना तरीका है। तो इसका खुलासा जो अभी हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब क्या कोई टाइमिंग है या कहीं कोई कारण भी दिखता है? नहीं, ये एफर्ट देखिए, ये तीसरा, एक बड़ा खुलासा है तमाम देशों में। ये तीसरा खुलासा है। पहला लिस्टेनसीन का हुआ, दूसरा HSBC का हुआ, ये तीसरा है, लेकिन ये सबसे बड़ा है।
अगर इसमें बात हो रही है कितनी 40 लाख डॉक्यूमेंट्स की, 2.5 लाख कंपनियों की, तो ये बहुत बड़ा है। और ये डिस्क्लोजर जो है ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे हो रहे हैं कि किसी ने जो है वो अपना डॉक्यूमेंट बेच दिया, किसी ने हैक कर लिया, तो दैट इज हाउ दिस इन्फॉर्मेशन कमिंग। बट ये सबसे बड़ा खुलासा है, इसका बहुत दूर तक इम्पैक्ट होगा। और 500 केसेस जो इंडिया के बताए जा रहे हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन कुछ कंपनियां 10 साल से हैं, कुछ 15 साल से हैं, कुछ 20 साल से, नोबडी नोज। तो ये तो बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। महज ये कह देना कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये रही है कि एसआईटी जरूर बनी जरूर है, लेकिन एसआईटी के साथ अलग से मैन पावर नहीं दी गई। वही लोग जो पहले भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनसे ये कहा गया कि इन एडिशन टू योर अदर जॉब्स ये भी करिए। तो ये बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इसके लिए डेडिकेटेड टीम्स की जरूरत है और बरसों का इन्वेस्टिगेशन होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, किस तरह की अड़चनें सामने आएंगी अब इसके बाद तमाम और जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए? इंटरनेशनल टैक्स एवेजन में सबसे बड़ा इशू ये है कि इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क में है, और वो भी आपको पता नहीं कि किसके नाम से, क्योंकि कई लेयर में नाम बदल गए। तो सबसे बड़ा इशू ये होगा कि वो इंफॉर्मेशन जो इन्होंने बताई है वो उन मुल्कों से जहाँ पर ये कंपनियाँ बनी हैं उनसे हासिल करी जाए। वो इंफॉर्मेशन जब आएगी उसको कोलेट किया जाएगा और इंडियन रिकॉर्ड्स में जहाँ जहाँ डिस्क्लोज किया गया है, बैंक अकाउंट्स में, RBI के रिकॉर्ड्स में, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में, उससे मैच करा जाएगा। उसके बाद मिसमैच निकाली जाएंगी। फिर जो कानूनी कार्रवाई है कि नोटिस इशू हो और असेसमेंट हो, और असेसमेंट के बाद डिमांड रेज करी जाए वगैरह वगैरह। खान साहब, अंत में आम आदमी इस सारी खबर को देखकर बड़ा हतप्रभ होगा, मुझे लगता है। देखिए, ये तो वो अपने आप को जोड़ भी नहीं सकता, वो समझने के लिए क्या समझे? देखिए, सीधी बात यह है कि ये एफर्ट बहुत दिनों से चल रहा है कि देश से पैसा बाहर निकाल के ले जाया जाए और उससे जो है जो इनकम करी जाए उसको पे इंडिया में टैक्स ना दिया जाए। उसके साथ जुड़ गए दूसरे मसले, नारकोटिक्स के, करप्शन के, टेरर फंडिंग के वगैरह वगैरह। लिहाजा ये मतलब मैं इसको एक तरीके से पॉजिटिव लाइट में देखता हूँ कि कम से कम कुछ लोगों का एक्सपोजर हो रहा है, कुछ जो है डिटरेंस बन रहा है जिसकी वजह से फ्यूचर में लोग नहीं होंगे। और जो दूसरा जो एक बहुत अच्छा स्टेप है वो ये ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वाला है। ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ऐसे काम करना फ्यूचर में मुश्किल हो जाएगा। भारत के कर सुधारों को भी एक डेटरेंट के रूप में जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब स्टूडियो आने का और चर्चा के लिए।